वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो नेज़ो पल्मोनरी में इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, नेज़ो एज वेल एज पल्मोनरी। नेज़ो में हम पढ़ेंगे नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन हम सेकंड इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब इसको लिख साथ में दिया है नेज़ो पल्मोनरी, बट हम इसको दोनों को अलग अलग तरीके में पढ़ेंगे। नेजल को अलग पढ़ेंगे एंड पल्मोनरी को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें अगर नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी की, तो इस रूट में हमें फास्टर एंड हायर लेवल ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे कंपाउंड जो जीआई में डिग्रेड हो जाते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से, पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक की, वो इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके नेजल म्यूकस की वजह से डाइल्यूशन कम होता है एज कम्पेयर टू दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट। जब हमारे स्टमक में ज्यादा कंटेंट होता है तो वहाँ ड्रग ज्यादा डाइल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्शन कम हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, इसीलिए उसका डाइल्यूशन कम होता है। ओके, जो ड्रग डिलीवरी है वो ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें लो डोजेज में ज्यादा एक्शन देखने के लिए मिलता है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे कि प्रोटीन और पेप्टाइड्स की, एंड साइड इफेक्ट्स भी हमें इसमें कम देखने के लिए मिलते हैं। देन अगर बात करें इसका यूज किस में हो रहा है, रिसेंट ईयर्स में इसका यूज कंजेशन में, राइनाइटिस, साइनाइटिस एंड रिलेटेड टू एलर्जिक क्रोनिक कंडीशंस में हम इसका यूज करते हैं। जब हमारी नोज में ब्लॉकेज हो जाता है, रनी नोज हो जाती है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं हमें, ऐसी एलर्जिक कंडीशन में नेजल रूट के ड्रग डिलीवरी का हम यूज करते हैं। देन इसमें कौन कौन सी ड्रग हम देते हैं? एंटी हिस्टामिनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। ओके, अब देखो जो इसका ड्रग देने का तरीका है वो ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू दी इंट्रावेस्कुलर और ओरल। ऑब्वियस सी बात है, आईवी में आपको पेशेंट को थोड़ा सा पेन देना पड़ता है, बट इसमें नहीं है। ओरल में बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। सिंपल आप पर्टिकुलर पर्सन नोज में डाल के उसको स्प्रे कर लेंगे एंड ड्रग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से इजीली ऑब्जर्व हो जाएगी। इसीलिए फास्ट एंड एक्सटेंडेड ड्रग ऑब्जर्प्शन देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू ओरल और पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब थेराप्यूटिक क्लासेस की ड्रग जो इसमें हम देते हैं वो है एनाल्जेसिक में मॉर्फिन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात करें तो प्रोपेनोलॉल और कार्बिडोलॉल, हॉर्मोन्स की बात करें तो लीवोनॉर्गेस्ट्रल, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की बात करें तो इंडोमिथासिन एंड केटोरोलैक, एंड एंटीवायरल ड्रग में बात करें तो एसाइक्लोविर। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। क्या फायदा है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? देखो, ड्रग डिग्रेडेशन जो हमें जीआई में देखने के लिए मिलता है वो इसमें एब्सेंट है। हमारी ड्रग जो पेट में हमारे इंटेस्टाइन्स में डिग्रेड हो जाती थी वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। इंटेस्टाइन में नहीं, स्टमक वाले रीजन में। हेपेटिक फर्स्ट पास क्या बोल रहा हूँ मैं भी, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो अवॉइड हो जाता है। देन रैपिड ड्रग ऑब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी अचीव्ड, क्योंकि हमें इसमें ओरल में ड्रग पूरा बॉडी में जाएगा, डिजोल्व होगा, देन वो ऑब्जॉर्ब होगा। ओके, बट यहाँ कैसा है, आप इसे नोज में, या आपका पर्टिकुलर नोज है एंड यहाँ पे जो आता है पैक, उसको आप डायरेक्ट स्प्रे कर लेंगे एंड वो आपका एक्शन शो कर देगा। ये सिर्फ नेजल वाला है, जब अपन लोग पल्मोनरी वाला पढ़ेंगे तो वो यहाँ से ऐसे लंग्स में जाएगा एंड एक्शन शो करेगा। अभी सिर्फ पर्टिकुलर नेजल रूट की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसमें हमें कहाँ थे हम लोग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, ऑब्जॉर्प्शन क्विक, ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी अचीव, बायो अवेलेबिलिटी लार्जर डोज मॉलिक्यूल की इंप्रूव कर जा सकती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एनहांसर से। इसमें भी हम ऑब्जॉर्प्शन एनहांसर्स डालते हैं, अभी आगे बात करेंगे। द नेजल बायो अवेलेबिलिटी फॉर स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल इज गुड, ठीक है। ड्रग जो ओरली नहीं खा सकते थे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम नेजल रूट के द्वारा उसको दे सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे भी इसको बोला जा रहा है पैरेंटल रूट का, किस पर्टिकुलर ड्रग के लिए? प्रोटीन और पेप्टाइड के लिए, ठीक है। जब हम ये प्रोटीन और पेप्टाइड नॉर्मल रूट से लेते हैं तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, बट अगर नेजल रूट से लेते हैं तो डिग्रेड नहीं होते हैं। कन्वीनियंट है कुछ पेशेंट के लिए, अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी आपको देनी है पेरेंटल के मुकाबले तो ज्यादा सही है, क्योंकि पेरेंटल में आपको बार बार इंजेक्शन लगेंगी। अगर आपको लॉन्ग रन में मेडिसिन लेनी है तो बार बार सुई लगवाना कोई नहीं चाहेगा। बट हाँ, अगर ऐसे सिंपल नेजल स्प्रे यूज करना हो तो इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब अगर लॉन्ग रन में देना है तो बेटर है। ड्रग जिसकी पुअर स्टेबिलिटी है जीआई ट्रैक में, उसको हम लोग नेजल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर ओरल अब्जॉर्प्शन शो करते हैं,
वो भी इस रूट से हम दे सकते हैं। मतलब मैक्सिमम अगर एडवांटेज देखें तो अब्जॉर्प्शन रिलेटेड ही है, डिग्रेडेशन रिलेटेड है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है और अल्टरनेट पाथवे रिलेटेड है। ओके, एडवांटेजेस हो गए तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या कह रहा है, देखो जो हम अब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स यूज करते हैं ना इसमें, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है नोज का वो बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द जीआई एरिया बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें अब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स डालते हैं ताकि वो छोटे एरिया से जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाए। बट आप जब ये अब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स यूज करते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ये अभी क्लियरली इस्टेब्लिश्ड नहीं है, नॉट येट क्लियरली स्टेबलाइज्ड, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, रिलेटिवली इनकन्वीनियंट टू द पेशेंट व्हेन कंपेयर टू द ओरल ड्रग डिलीवरी। अब देखा जाए तो ओरल में टैबलेट लिख के सिर्फ सिंपल सा हमें खाना होता है, बट इसमें आपको स्प्रे करना है तो ये भी सिंपल ही है, बट हो सकता है किसी किसी पेशेंट को नखरा हो ठीक है। देन क्या कह रहा है कि नेजल कैविटी प्रोवाइड स्मॉल एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू जीआई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हमारी जीआई ट्रैक माउथ से शुरू होती है, एनस पे खत्म होती है, तो बहुत ज्यादा एरिया है, बट उसके कंपैरिजन में इसका इलाका बहुत कम है, ठीक है, तो ये इनका लिमिटेशन ही हुआ। देन क्या बोल रहे हैं कि रिस्क ऑफ लोकल साइड इफेक्ट है, अगर आप और इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है हमारी सीलिया और नेजल म्यूकोसा को, तो थोड़े से साइड इफेक्ट के भी चांसेस हैं। देन क्या कह रहा है कि सर्टेन सर्फेक्टेंट जो हम यूज करते हैं इसमें में डिसरप्ट और इवन डिसॉल्व द मेम्ब्रेन इन दी हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब आपकी नोज के अंदर एरिया छोटा और सेंसिटिव है, तो इसमें हम लोग जो सर्फेक्टेंट यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब या डिसॉल्व कर सकता है मेम्ब्रेन को, जो आपकी नेजल मेम्ब्रेन है, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग लेंगे तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चांसेस है। देन क्या कह रहा है, there could be mechanical loss of dosage form into the other parts such as respiratory like lung and improper technique of administration। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई इम्प्रॉपर तरीके से उसको यूज कर रहा है तो हो सकता है वो ज्यादा तेजी से उसको खींच ले एंड वो उसके लंग्स में चला जाए, तो मैकेनिकल लॉस हो रहा है डोजेज फॉर्म का, ठीक है, जो आपकी ड्रग है वो वेस्ट होती नजर आ रही है, ठीक है। लिमिटेशन समझ गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो इम्पैक्ट आपका अच्छा पड़ता है ऑन एग्जामिनर, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है जो ड्रग है हमारी म्यूकस लेयर से जरूर पास होनी चाहिए, क्योंकि वही फर्स्ट स्टेप है इसमें अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। स्मॉल अनचेंज ड्रग जो है वो इजीली पास कर सकती हैं, बट जो लार्ज ड्रग होती हैं वो डिफिकल्ट होती हैं पार करने के लिए। जैसे कि प्रिंसिपल प्रोटीन म्यूकस का म्यूसिन है और इसी में टेंडेंसी होती है टू बाइंड द सॉल्यूट हिंडरिंग डिफ्यूजन, ठीक है, और इन्हीं से वो डिफ्यूजन करते हुए अंदर जाते हैं। एडिशनली जो स्ट्रक्चर चेंज होता है म्यूकस लेयर का वो पॉसिबल होता है एनवायरमेंट चेंज की वजह से। अब जैसे जो म्यूकस का स्ट्रक्चर है, अगर पीएच और टेम्परेचर इस एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो उसके अब्जॉर्प्शन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब जो अब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, एक्वस रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर वे से ट्रांसपोर्ट करेगा पैरासेलुलर रूट से, जो कि स्लो और पैसिव होता है, एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जो है वो इजीली पार कर जाएंगे। अगर किसी ड्रग पार्टिकल का साइज 100 डाल्टन से ज्यादा है तो पुअर बायोएबिलिटी वो लोग शो करते हैं। सेकेंड जो रूट है अब्जॉर्प्शन होने का वो लिपोडियल रूट है। लिपोडियल रूट से क्या होता है, ये ट्रांससेलुलर प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। हाँ, इसमें हम लोग लिपोफिलिक ड्रग धीरे धीरे आराम से पार करती है बेस्ड ऑन देयर लिपोफिलिसिटी, ओके, ये हो गया। टाइट जंक्शन से धीरे धीरे वो ड्रग निकल जाती है, जैसे कि काइटोसन एक नेचुरल बायोपॉलीमर है, ये क्या करता है, ओपन कर देता है हमारे टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स को, जिसके वजह से ड्रग ट्रांसपोर्ट इजीली होता है, इसीलिए हम लोग काइटोसन को ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो पहला था, ये रहा, मैंने पहले अपने पढ़ते टाइम लिखा था, ट्रांससेलुलर रूट सेल के बीच में से चला जाता है, पैरासेलुलर रूट दो सेल के बीच में से जाता है, तो ये फर्स्ट रूट था, ये सेकेंड रूट है, ओके। जो लिपोफिलिक रहेगा उसके सेल्स के बीच में से चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर उनका लिपोफिलिक मैच कर जाता है, एंड जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो दो सेल्स के बीच में से जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन
अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेजल ड्रग अब्जॉर्प्शन। अब सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि आपके नेजल अब्जॉर्प्शन को रोकेंगे, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। जो भी आपकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो ड्रग के अब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर साइज, अभी हमने बात किया 1000 डाल्टन से ज्यादा रहेगा तो पुअर अब्जॉर्प्शन शो करेगा। लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक बैलेंस, देखो लिपोफिलिक था तो सेल के अंदर से ही चला आया, एंड अगर हाइड्रोफिलिक रहेगा तो दोनों सेल्स के बीच में से आएगा। इसलिए अगर ज्यादा लिपोफिलिक है तो आई वुड से वो ज्यादा अच्छे से क्रॉस करेगा। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेजल कैविटी, अगर आपके नेजल कैविटी में ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलेगा। स्टेबिलिटी, ड्रग कितना स्टेबल है उस एनवायरनमेंट में। सॉल्युबिलिटी, अगर ज्यादा सॉल्युबल नहीं रहेगा तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा एंड ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करती है। फिजिकल स्टेट, वो कौन से स्टेट में है। सॉलिड रहेगा तो पहले डिसॉल्व होगा, देन होगा। लिक्विड रहेगा तो जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाएगा, एंड गैसेस रहेगा तो और अच्छी बात है। देन केमिकल स्टेट। अब बात करते हैं नेजल इफेक्ट की। नेजल इफेक्ट में क्या कह रहा है, ये रहा। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, आपके नेजल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितनी है, ठीक है। अच्छी रहेगी तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगा। एनवायरमेंट। पीएच। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, जैसे हमने फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म पढ़ा था वैसे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में भी म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है, तो अगर वो ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ड्रग को बाहर कर देगा। कोल्ड या राइनाइटिस, अगर आपको जुकाम हुआ है, बार बार छींकें आ रही है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्लड फ्लो, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतनी अच्छी बात है। देन इफेक्ट ऑन ड्रग फॉर्मुलेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पीएच क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है। डिलीवरी इफेक्ट, आप कैसे डिलीवर कर रहे हो उस पर्टिकुलर ड्रग को, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डिस्पोजिशन क्या है, ड्रग कितना मूव कर रही है, ड्रग की विस्कोसिटी क्या है। अगर बहुत ज्यादा विस्कस रहेगी तो अच्छी बात है, कम विस्कस रहेगी तो वो शायद नाक से बाहर आ जाएगी। एंड अदर फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स। ओके, नाउ फाइनली हम पढ़ने वाले हैं अ प्रोडक्ट जो कि हम यूज करते हैं हमारे नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जो कि आई गेस सबने ही यूज किया होगा। नेजल स्प्रेस, ऑट्रविन करके आता है आई गेस, हाँ, तो वो हम लोग यूज करते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल नेजल प्रिपरेशन में क्या होता है, कंटेन करता है सॉल्यूशन, इमल्शन या सस्पेंशन, जो कि डिलीवर किए जाता है मीटर डोज पंप द्वारा एंड स्प्रे द्वारा। आप जब उसको प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग ही आपके नेजल कैविटी में रिलीज होगा, जैसे कि मिस्ट फॉर्म में रिलीज होगा आपके नेजल कैविटी में। कोल्ड एंड एलर्जी वाले सिम्टम्स में हम इन्हें यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बताया था। ये ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है बट देन टू प्लीज मैनेज। ऐसे सिंपल सा उसका नोजल रहता है, देन आप इसको अपने नॉस्ट्रल्स में दबा के प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिस्ट ऐसे आपके नोज में जाएगा, जिससे कोल्ड और एलर्जी के टाइम हम यूज करते हैं। आपका जब नेजल कंजेशन हो गया था तब यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग द फाइन मिस्ट इनटू देयर नॉस्ट्रल्स एंड हैंड ऑपरेटेड पंप मैकेनिज्म, से प्रेस करेंगे तो वो एक्शन शो करता है। वही जो हमने पहले पढ़ा, एंटी हिस्टामिनिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लो टॉपिकल डीकंजेस्टेंट यूज किए जाते हैं मीटर डोज पंप के द्वारा। ओके, सिंपल, ये हो गया। देन अब बात करते हैं एक्सीपिएंट्स। कौन कौन से एक्सीपिएंट्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारे नेजल स्प्रे फॉर्मुलेशन में। पहले हम यूज करते हैं बफर्स। देखो बफर्स क्यों यूज करना है, क्योंकि जब आप बीमार हो, जैसे कि कोल्ड और एलर्जी वाली जब आपकी कंडीशन रहेगी तो आपके नोज से म्यूकस सिक्रेट होता रहेगा एज ऑब्वियस, एंड ये म्यूकस जो है वो हमारे ड्रग के पीएच को अल्टर कर सकता है, जिसके वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी एंड उसकी पीएच में भी वेरी हो जाएगी। जब आपका म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होगा तो वो ड्रग की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्शन कम देखने मिलेगा, इसीलिए, और पीएच भी इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बफर ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से उनका पीएच चेंज नहीं होगा और वो अपना पीएच मेंटेन कर पाके एक्शन शो करेंगे। कौन कौन से बफर ऐड करते हैं हम ऐड करते हैं सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिट्रेट एज वेल एज सिट्रिक एसिड। ओके, सोल्युबलाइजर्स हम लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो एक्वस सोल्युबिलिटी होती है वो ड्रग की, वो लिमिटेड होती है हमारे नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। कन्वेंशनली हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे ग्लाइकॉल, स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल,
ठीक है, ट्रांसकुस्टॉल यूज करते हैं। ये सब डाल के हम क्या करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी से ड्रग सॉल्युबल होके वहां से ऑब्जर्व हो जाए। देन हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकें। क्या क्या यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में? पैराबीन्स, फिनाइल इथाइल अल्कोहल, बेंजोइल कोनियम क्लोराइड, ये हम आई ड्रॉप्स में भी यूज करते हैं, EDTA, बेंजोइल अल्कोहल। देन हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या भी बोल रहा हूँ। एंटीऑक्सीडेंट हम क्यों ऐड करते हैं? हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे ड्रग के अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एसेट्रा। आप इनका फंक्शन एज वेल एज 2-3 एग्जांपल जरूर याद करें। देन ह्यूमेक्टेंट्स की बात करते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स क्यों ऐड करते हैं? मॉइस्ट रखने के लिए। बहुत सारी एलर्जी कंडीशन में हमारी नोज जो है या म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, एंड सर्टेन प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारे नेजल में इरिटेशन देखने के लिए मिलता है जब हायर क्वांटिटी में यूज होता है। इसीलिए हमारी नेजल कैविटी को मॉइस्ट रखने के लिए हम हमारे नेजल स्प्रे फॉर्मुलेशंस में ह्यूमेक्टेंट्स भी ऐड करते हैं, सो दैट हमारी नोज का रीजन ड्राई ना हो और वहां पे इरिटेशन ना देखने के लिए मिले। क्या एग्जांपल है? ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। सर्फेक्टेंट्स। अब आप बोलेंगे सर्फेक्टेंट्स का नेजल स्प्रे में क्या काम है? हम इसे इसलिए ऐड करते हैं हमारे नेजल डोजेज फॉर्म में क्योंकि ये मॉडिफाई कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ नेजल मेम्ब्रेन। जो हमारी नेजल मेम्ब्रेन की ड्रग को पार करने ना करने देने की एबिलिटी है उसको ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से ड्रग हमारी नेजल ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होता है। उसका एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट। देन हम यूज करते हैं बायो एडेसिव पॉलीमर्स। बायो एडेसिव पॉलीमर्स क्या करते हैं? हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ में इंटरैक्ट करके उसके इंटरफेशियल फोर्सेस को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टिक कर पाता है। ओके, एंड ड्रग का एक्शन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पेनिट्रेशन एनहांसर्स हमने पहले भी पढ़ रखा है। हमारे ड्रग जो म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है उसको ये बढ़ा देते हैं। ओके, फिर नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हुई हैं जो हमें फॉलो करनी है। क्या अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? उसका पीएच अच्छा होना चाहिए, ऑस्मोलरिटी सही होनी चाहिए, विस्कोसिटी सही होनी चाहिए, इम्प्योरिटी एंड डिग्रेडेशन से बचाना चाहिए, प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबिलिटी स्टेबलाइजिंग एक्सिपिएंट्स ऐड करने होने चाहिए, पंप डिलीवरी होना चाहिए, स्प्रे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब जब आप कितनी बार भी पंप करो सेम अमाउंट ऑफ मेडिसिन डिलीवर होना चाहिए। स्प्रे पैटर्न एंड प्लूम ज्योमेट्री, आपका कौन सा पैटर्न रिलीज हो रहा है, आपके ड्रॉपलेट का साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज वेल एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए।